लोकसभा 2024 का जनादेश आ चुका है। आपको बता दें कि जिसमें देखिए 543 सीटों में एनडीए को 291 सीट मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाई है। बता दें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 234 सीटें जीती गई है। अन्य दलों के खाते में कुल 18 सीट गई है। वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सपा कांग्रेस गठबंधन की बढ़त हुई है देखा जाए तो। और यहाँ पर देखिए यूपी की अगर बात करते हैं तो यूपी में दिलचस्प 2024 का मुकाबला देखने को मिला था। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी ने 33 सीटें जीती है। वहीं आरएलडी को 2 सीट मिली है, अपना दल को 1 सीट मिली है और यूपी में एनडीए को कुल मिलाकर 36 सीटें मिली है। तो यूपी में 6 सीटें कांग्रेस जीत गई है। और यूपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 37 सीटों पर सपा ने अपनी जीत दर्ज की है। और यूपी में इंडिया गठबंधन ने कुल 43 सीटें जीती हैं। नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। और यूपी में एनडीए को ओबीसी चेहरे का फायदा देखिए नहीं मिला है। सुभाषपा और रालोद भी भाजपा को खास फायदा नहीं दिला सके हैं। तो ये देखिए परिणाम सामने आने के बाद हम आपको बता रहे हैं तो नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने जीत हासिल कर ली है। और वही देखिए लोकसभा 2024 का जनादेश सामने आ चुका है। 543 सीटों में एनडीए को 291 सीट मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन ने अपनी बढ़त बना ली और इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीतकर अपना लक्ष्य हासिल किया। आपको बता दें कि वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सपा कांग्रेस गठबंधन की अनोखी जीत देखने को मिली है। और ये देखिए लगातार यूपी में 2024 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। सुभाषपा और रालोद भी भाजपा को कुछ खास फायदा नहीं दिला सके हैं। वहीं अगर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो उन्होंने मिर्जापुर की सीट जीत ली है। अपना दल एस ने सिर्फ 1 लोकसभा सीटें जीती हैं। तो देखिए लगातार अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव का तो चुनाव समाप्त हुआ, इसके बाद परिणाम सामने आए जिसमें आपको बता दें कि एनडीए को 294 सीट मिली है। तो वहीं पर इंडिया गठबंधन ने भी खास बढ़त बनाई। और अगर यूपी की हम बात करते हैं तो यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। देखिए इंडिया गठबंधन ने यहां पर 43 सीटें जीती हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अभी देखिए अगर बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव की यूपी में तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर अच्छी खासी सीटें जीत ली है। और वहीं अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो यहाँ पर एनडीए को सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। तो ये देखिए आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कई तमाम मुद्दे उठाए गए लेकिन यहाँ पर यूपी की बात करते हैं, यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी बढ़त बनाई और वहीं एनडीए को कम सीटें मिली हैं। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से सुभाषपा रालोद और अपना दल एस का गठबंधन था उन्होंने भी कुछ खास फायदा नहीं पहुंचाया है बीजेपी को। लेकिन फिलहाल बात करते हैं इंडिया गठबंधन ने यूपी में बड़ी बढ़त बनाई हुई है। 43 सीटें मिली हैं अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं। वहीं पर देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए यानी कि एनडीए की बात की जाए तो कुल सीटें यूपी में 36 मिली हैं। और 1 सीट जो है नगीना की सीट वो आजाद समाज पार्टी के खाते में गई है, जहां से तो ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखें। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहां पर अगर यूपी की बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन ने अच्छी खासी बढ़त बनाई, जहां पर उन्हें 43 सीटें मिली हैं। और एनडीए को देखें 36 सीटें मिली। तो देखिए ये हम आपको बताते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद यूपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां पर
एनडीए गठबंधन को 36 सीटें मिली हैं, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। और देखिए, कन्नौज की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां से जीत हासिल की। मैनपुरी की बात की जाए तो यहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन डिंपल यादव ने यहां से जीत हासिल की। रायबरेली की बात करते हैं तो यहां पर राहुल गांधी ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। उन्नाव में देखिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जहां पर साक्षी महाराज ने जीत हासिल की है। लखनऊ की बात करते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, राजनाथ सिंह ने यहां पर जीत हासिल की है। वाराणसी से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की है। और ये हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, हरेंद्र मलिक ने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करवाई है। और आगरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बीजेपी को जीत मिली है, एसपी सिंह बघेल ने जीत दर्ज किया है। और अंबेडकर नगर की बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और अमरोहा की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। वहीं मेरठ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, अरुण गोविल ने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करवाई है। वहीं मुरादाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। बाराबंकी की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज करवाई, तनुष पुनिया यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की है। कन्नौज की अगर देखिए बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत हासिल की है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुज और माफ कीजिएगा अनूप और धीरेन्द्र और रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर धीरेन्द्र हम बात करते हैं तो देखिए परिणाम सामने आ चुके हैं और जिसमें देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन को एक बड़ी जीत मिली है। वहीं अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए सिर्फ 36 सीटें पर वो सिमट कर रह गई है। से अब इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार अपनी बढ़त बनाए है। हालांकि इसमें कई ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं जो शामिल करके और इंडिया गठबंधन जो वोटर है उनके तक पहुंचने में सफल रही है। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में 5 सीट है, एक सीट को छोड़ दिया जाए और एक सीट जो फूलपुर की सीट है वो केन प्रकारण यानी किसी तरीके से वो जीती गई है। जो जीत का मार्जिन है वो 4332 के मात्र मतों से ही जो प्रवीण पटेल हैं वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हरा पाए हैं। दूसरी बात अगर हम बात किया जाए तो इलाहाबाद जो संसदीय सीट है वहां पर 40 साल बाद कांग्रेस का प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह विजयी हुए हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के भी ये प्रत्याशी रहे। तो और 3 सीटें रही उसमें समाजवादी पार्टी चाहे प्रतापगढ़ रही हो, चाहे वो फतेहपुर रही हो, चाहे वो कौशाम्बी रही हो, ये तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी ने विजय अपनी जीत दर्ज कराई है। अब इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो नब्ज थी जनता को और शायद भारतीय जनता पार्टी उसको समझ नहीं पाई। अंदर अंदर जो करंट चला है, क्योंकि जो वोटर्स हैं इस बार बिल्कुल साइलेंट वोटिंग किए हैं, किसी भी तरीके की कोई चर्चा पर चर्चा, यानी अगर हम वोटरों की मुंह आपने की बात करें तो शायद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी उनके मुंह को नहीं भाप पाए थे। उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस इतने मतों से हम जीत दर्ज करेंगे। तो अब तमाम ऐसे मुद्दे रहे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला रहा हो, चाहे वो किसानों को रात भर जग कर अपने खेत की रखवाली करने का मुद्दा रहा हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उन पर विश्वास जताया था और ये तमाम ऐसी समस्याओं का समाधान जनता उनसे उम्मीद लगाए रखी थी, लेकिन तमाम उम्मीदों पर शायद वो खरे नहीं उतर पाए और यही वजह रही है कि वोटरों की एक नाराजगी रही और वोटर इंडिया गठबंधन की ओर रुख करके उनके प्रत्याशियों को मत दिए। जी बिल्कुल, सहयोगी अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, यूपी के 2 लड़कों ने तो कमाल कर दिया। देखिए लगातार जिस तरीके से वो संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, तमाम जो मुद्दे उठाए जनता के बीच में ले जाकर रखे, उनका इन्हें परिणाम मिला है। देखिए बिल्कुल इस चुनाव में सीधे तौर पे जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जो है खास रणनीति के तहत चुनाव लड़ा, क्योंकि हमने देखा इसमें अखिलेश यादव की तरफ से कई बार जो है प्रयोग किए गए, कई बार जो है प्रत्याशी लास्ट टाइम तक जो है बदला गया, क्योंकि सीधे तौर पे अखिलेश यादव समझ रहे थे और सीधे तौर पे उन्होंने मंथन भी किया कि तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के जो है प्रत्याशी का चयन जो है उनकी तरफ से किया गया है। चाहे जातिवाद की बात करें, क्षेत्रीय जो समीकरण थे उसको ध्यान में रखते हुए जो है अपने प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे और यही वजह रही
कि जो 37 सांसद हैं वो चुन करके समाजवादी पार्टी की तरफ से आए हैं, वो पूरे इंडिया गठबंधन की बात करें तो 43 जो है वो दिल्ली संसद में जो है पहुंच गए हैं। ऐसे में तमाम जो है मुद्दे जो है वो काफ़ी खास माने गए। जहां एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार जो है तमाम जो है जनता के बीच जो है अपनी जो योजनाएं थी, अपनी जो स्कीम थी, अपनी जो तमाम 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए उसको गिनाने का काम किया, चाहे वो राम मंदिर मुद्दा हो या तमाम चीज़ें रही हो। लेकिन विपक्ष, वही जो इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी सीधे हर मंच पे यही कहते रहे कि यदि ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं और 400 पार ये लाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या की जो सीट है वो बीजेपी के हाथ से फिसल गई। खुद लल्लू सिंह वहाँ से जो है चुनाव हार गए, जबकि लल्लू सिंह ने ही जो है ये बयान दिया था कि संविधान जो है बदला जा सकता है। लिहाजा ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं लोगों को क्लिक कर गया। इसके अलावा रोजगार की बात करें, इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें 1 लाख महिलाओं को देने की बात की गई, रोजगार देने की बात की गई, 10 किलो राशन जो है वो देने की बात की गई, तो ये जो तमाम चीज़ें थी कहीं ना कहीं वो सीधे जनता से कनेक्ट हुई और यही वजह रही कि इंडिया गठबंधन को भारी जो है वो फायदा दिखाई दिया। अब अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव जो है उभर करके काफ़ी बड़े राष्ट्रीय लेवल के जो है नेता उभर करके अखिलेश यादव बने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप समझिए 6 जो मंत्री हैं वो चुनाव हार गए हैं बीजेपी के, जिसमें अगर हम बात करें तो खुद मोहनलालगंज सीट से 2 बार सांसद रहे, मोहनलालगंज से कौशल किशोर और केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनको हार का जो है सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी ने जो है उनको शिकस्त दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेठी से स्मृति ईरानी एक बड़ा चेहरा था और ये सभी की निगाहें थी अमेठी पे, लेकिन स्मृति ईरानी को भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री थे उनको चुनाव हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति जो मंत्री थी उनको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान, आप समझिए किसानों का मुद्दा जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है क्लिक किया, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये कहते रहे कि किसानों के हित में कोई काम नहीं किया गया, किसान विरोधी जो है ये मोदी सरकार है। लिहाजा कहीं ना कहीं किसानों को भी वो कनेक्ट कर गया और उसका फायदा मिला। लखीमपुर खीरी, अजय मिश्रा टेनी, आपको याद होगा कि वहां पर जो है इनके बेटे के जरिए जो है गाड़ी चढ़ाने का मामला आया था जिसमें कई किसानों की मौत हुई थी, उसको लगातार जो है कैश किया गया और लखीमपुर खीरी में आखिरकार अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री थे उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आप समझिए कि कई बड़े जो दिग्गज थे भारतीय जनता पार्टी के उनको जो है जनता ने नकार दिया और सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको जो है जनता ने स्वीकार किया। ये बड़ी जो है जीत कही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 80 सीटें जीतने का दावा जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार बने हुए हैं। रोहित, यूपी के परिणाम को आप कैसे देखते हैं? और देखिए एनडीए जिस तरीके से सहयोगी दलों की अगर उनकी बात की जाए, उन्होंने भी कुछ खास फायदा नहीं दिया है बीजेपी को। जी रोहित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? रोहित से हम दोबारा संपर्क करेंगे। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए अगर हम बात करते हैं एनडीए की तो लगातार जिस तरीके से तमाम मुद्दे भी उनके तरफ से उठाए गए, राम मंदिर का मुद्दा हो, राशन का मुद्दा हो, लेकिन वो फिलहाल वहां पर अगर हम बात करते हैं तो उन्हें कोई फायदा दिखता हुआ नजर नहीं आया। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो कि अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है और इसी संगठन के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा किया करती थी कि हम चुनाव जीतेंगे, जो हमारी योजनाएं हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। शायद वजह यही रही है कि जो संगठन है वो धीरे धीरे अब केवल कागजों में मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जहां पर बूथ स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो कार्यकर्ताओं का समर्पण है वो धीरे धीरे कम नजर होता हुआ नजर आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा अहम कारण है कि जो सांसद रहे, जो विधायक रहे, वो कार्यकर्ताओं का लगातार उपेक्षा करते रहे। और सीटों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतरघात भी हुई है। जो बड़े नेता रहे हैं वो अपने कुछ चाहने वालों को टिकट दिलाना चाहते थे, शायद उसमें सफल नहीं हो पाए और यही वजह रही कि वो जितना दिलचस्पी लेना चाहिए था चुनाव में उतना नहीं ले पाए हैं। क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं, विकास की बात की जाए तो विकास की योजनाएं
वो मंचों पर उनके बड़े बड़े नेता कहते थे, और वो जो जनसभाएं होती थी उसमें भीड़ लाने का और वहां पर उन प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की होती थी वो रहा करती थी। लेकिन कार्यकर्ताओं की कहीं न कहीं छोटे स्तर की उपेक्षा का भी शिकार भारतीय जनता पार्टी में होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ हम बात करें तो जो मुद्दे रहे हैं, स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो छात्रों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो पेपर लीक होने का मुद्दा रहा हो, चाहे वो अग्निवीर योजना जैसी। बिल्कुल, और सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, प्रचार प्रसार जमकर किया गया, चाहे हम एनडीए की बात करते हैं या इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, लेकिन क्या लगता है एनडीए को किस तरीके से, अगर हम उनकी बात की जाए, प्रचार प्रसार में तो कोई कमी नहीं दिखी, मुद्दे भी उन्होंने जोरों शोरों से उठाए, लेकिन चूक कहाँ रह गई उनकी तरफ से? देखिए, जो चुनाव होते हैं वो उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो एक इमोशन का मुद्दा है। ठीक है, सड़क है, पानी है, बिजली है, तमाम जो ये सब स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन भारतीय मतदाता होता है वो हृदय से जरा बड़ा सेंसिटिव होता है। कौन सी बात उसको दिल में कब छू जाए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। और इसमें अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अगर ग्राफ को डाउन हुआ है और खासकर अंतिम 2 चरणों की बात करें तो उसमें देखिए 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। एक जेपी नड्डा का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा संघ से थोड़ी सी दूरी की बात उन्होंने दर्शाई। दूसरी, अनुप्रिया पटेल का कौशाम्बी में जाकर राजा भैया के खिलाफ अनर्गल एक बयान दे देना, जबकि राजा भैया उनके साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हम याद दिलाना चाहेंगे कि पहले और दूसरे चरण में राजपूतों का आक्रोश आंदोलन था, इसका परिणाम भी देखिए दिख रहा है, लेकिन तीसरे चरण से वो लगभग थम सा गया था, सारी चीजें मैनेज हो गई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कौशाम्बी में जाके अनुप्रिया पटेल ने बयान दे दिया तो ठाकुरों का एक प्रकार से कहते सोया हुआ जो गुस्सा था वो जाग गया। और राजा भैया जो तब तक चुप थे, उनका कहना था कि हम किसी के साथ नहीं है, हमने अपने मतदाताओं, अपने समर्थकों को ओपन कर दिया, आप कहीं भी जा सकते। वो खुल के उनके समर्थक सपा के साथ आ गए, तो कहीं ना कहीं देखिए बढ़त मिला। उसका परिणाम ये है कि अनुप्रिया पटेल हारते हारते जीती। अनुप्रिया पटेल को गठबंधन में जो दूसरी सीट मिली थी रॉबर्ट्सगंज, वो देखिए वो हार गए। कौशाम्बी का परिणाम देख सकते हैं, राजा भैया का गढ़ है। इलाहाबाद में भी राजा भैया के समर्थक हैं। अब प्रतापगढ़ और तमाम अन्य जगह इलाके आसपास के हैं, प्रतापगढ़ से राजा भैया का महत्व रखता है। और हम बात करें पूर्वांचल में थोड़ा इस तरीके की, चंदौली में देखिए, चंदौली में राजपूतों ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक राजपूत हैं। अब तक यदि कहा जाए तो इधर पूर्वांचल में लगभग 95 से 98% राजपूत भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करते थे, लेकिन इस बार 70% ने ही दिया, बाकी 30% ने नहीं दिया। वो सीधे सीधे सपा के साथ चले गए। वीरेंद्र सिंह राजपूत प्रत्याशी थे। वहीं इन चुनाव के मौके पर घोसी के प्रत्याशी ने, जो राजभर के पुत्र हैं, उन्होंने राजपूतों को जिस तरीके से मीटिंग में गालियां दी वो वायरल हुआ। और सीधे सीधे 2 विधानसभा रसड़ा और घोसी के राजपूत जो मतदाता था सीधे सीधे वो समाजवादी पार्टी में चले गए, यानी गठबंधन प्रत्याशी को वोट दिया। तो देखिए, ये इमोशन भी बहुत काम किया। ठीक है, बाकी तमाम लोग दावे कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये मुद्दा, हमने जबरदस्त प्रचार प्रसार किया। हमारे साथ सहयोगी लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, देखिए 2024 के जो परिणाम सामने आए हैं, कहीं ना कहीं उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है। अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जनता ने समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिलाई है। बिल्कुल कह सकते हैं नन्ही की इस बार जो सहारनपुर का चुनाव हुआ है बड़ा दिलचस्प कह सकते हैं, इस चुनाव को दिलचस्प चुनाव हुआ है। और यहाँ पर जो गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद है, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। कह सकते हैं इसमें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए 4 बार सहारनपुर पहुंचे हैं, देश के रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और जयंत चौधरी यहाँ आए हैं, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ प्रचार के लिए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किसी ने एक नहीं सुनी इन सब की, और जो लोगों के मन में था उन्होंने वही कर दिखाया। इसमें जो भाजपा प्रत्याशी हैं राघव लखनपाल शर्मा पूरे तरीके से मैदान में रहे हैं, लगातार वो हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ करते रहे हैं। रोजगार या किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं कि लोगों के दिमाग में जो चल रहा था वही था कि साफ तौर से कहा जाए कि जो यहाँ बेरोजगार युवा है उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, उनके अपना वोट दिया है। इसी तरीके से जो यहाँ राजपूत समाज
के लोग हैं, राजपूत समाज के लोगों ने चुनाव से पहले ठीक यहाँ नानौता में एक महापंचायत की थी और उसमें लाखों की संख्या में क्षेत्र के और आसपास के जनपदों के भी राजपूत शामिल हुए थे। राजपूतों ने भी कहीं ना कहीं इस बार कहा है कि बीजेपी को हमको वोट नहीं देना है और वोट उस प्रत्याशी को देंगे जो बीजेपी को हरा सकता हो। तो साफ तौर से देखा जा रहा था कि इमरान मसूद बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी थे और इसी वजह से जो यहाँ के ठाकुर समाज के लोग हैं उन्होंने भी गठबंधन के जो प्रत्याशी इमरान मसूद हैं उनको अपना वोट दिया है और उसी की वजह से इमरान मसूद खुद मान रहे हैं कि मुझे जीत मिली है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सहारनपुर में 3 बीजेपी के विधायक भी हैं, उसके बावजूद भी सहारनपुर में बीजेपी की है जो वो लोकसभा की सीट को हार जाती है। देवबंद से विधायक जो सरकार में मंत्री भी हैं कुंवर ब्रजेश रावत और इसी तरह जो रामपुर विधानसभा से देवेंद्र निम है और सहारनपुर नगर सीट से राजीव गुम्बर है। तो कह सकते हैं कि सहारनपुर की जो नगर सीट है उस पे जो भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा है वहां भी उनको हार मिली है और इमरान मसूद करीब 5000 वोटों से यहाँ जीते हैं। उसी तरीके से करीब 1000 वोटों से जो रामपुर मनियारान सीट है उस पे 1000 वोटों से जीत हासिल करते दिखाई दिए हैं। इसमें कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से जो यहाँ के लोग हैं उनके मन में ये था कि हमको बीजेपी को यहाँ से जीतने नहीं देना है और हराना है और वो साफ इन लोगों ने क्या भी है करीब 65,000 वोटों से जो इमरान मसूद हैं वो यहाँ उन्होंने जीत हासिल की है। इमरान मसूद जो है उस परिवार से आते हैं जो यहाँ का एक राजनीतिक बड़ा घराना है। रशीद मसूद यहाँ सांसद हुआ करते थे जो इमरान मसूद के चाचा थे, उन्होंने 7 बार यहाँ सांसद रहे हैं और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। कह सकते हैं कि 2007 में सहारनपुर के मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट हुआ करती थी जहां से निर्दलीय इमरान मसूद विधायक बन गए थे। उसके बाद लगातार इमरान मसूद विधायक या लोकसभा चुनाव का कोई भी चुनाव होता हो उसमें लगातार हिस्सेदारी ले रहे हैं। यागत आपके पास दोबारा आएंगे, हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, क्या लगता है कि अखिलेश यादव का पीडीए फैक्टर कितना काम कर गया है यूपी की अगर हम बात करते हैं? देखिए बिल्कुल है, इस बार का चुनाव जो है बिल्कुल खास हो जाता है क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी शुरू से ही जो है इस पर लेके रणनीति बना रही थी और जो पीडीए आपको याद होगा कि जिस वक्त लोकसभा चुनाव की बात हो रही थी उसी वक्त समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दे दिया था। बड़ी बड़ी जो होल्डिंग है वो लगाई गई थी और सीधे तौर पे कहा गया था कि इस बार पीडीए सरकार यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है वो पूरी तरह से काम करता दिखाई दिया क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से 37 जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी की झोली में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से आई हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनके जो कैंडिडेट जीते हैं उसमें मुस्लिम की बात करें, पिछड़ा की बात करें, दलित की बात करें, सभी जो है सभी फैक्टर काम किए और इनको बेशुमार जो वोट है वो कहीं ना कहीं मिला क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जो काफ़ी कम मार्जिन से जहां पे उन्होंने जीत भी दर्ज की है तो काफ़ी कम मार्जिन से उनको जीत मिली है। जो प्रत्याशी पिछले चुनाव में 5 लाख वोटों से जीता करते थे, 4 लाख वोटों से जीता करते थे, वो 30 से 35 हज़ार पे जो है सिमट करके रह गए। तो सीधे तौर पर ये फैक्टर जो है समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से तमाम जो है भाषणों में जो है अखिलेश यादव लगातार ये मुद्दा उठाते रहे, राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठाते रहे कि संविधान बदलने की तैयारी में है, वो भी जो है फैक्टर काम किया और मायावती का जो वोट बैंक था यानी जो एससी वोट बैंक था वो पूरी तरह से इसमें फिसलता दिखाई दिया और एससी वोट जो है वो भी इंडिया गठबंधन की झोली में जाता दिखाई दिया क्योंकि अगर हम बात करें, आप समझिए नगीना सीट जहां से चंद्रशेखर आजाद ने 5 लाख से अधिक मतों से जो है जीत दर्ज की, जहां पर पिछली बार बसपा का जो प्रत्याशी है वो भारी मतों से जीत करके आया था, लेकिन इस बार 13,000 कुछ वोट पे महज वो सिमट गया, यानी अपनी जमानत भी जो है बसपा का जो प्रत्याशी वो नहीं बचा पाया। तो नगीना के जो प्रत्याशी है चंद्रशेखर आजाद, उनका जो हेरफेर है जो यानी बड़ा जो है बदलाव दिखाई दिया वहां पर। तो इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है कि मायावती का जो वोट बैंक है वो शायद उनसे पूरी तरह से जो है खिसक गया है क्योंकि इस बार हमने देखा कि मायावती की एक भी सीट नहीं आई और तमाम जो उनके प्रत्याशी लड़ रहे थे सभी को हार का सामना करना पड़ा। और इसके पीछे की वजह यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या से प्रत्याशी लल्लू सिंह ने जो संविधान बदलने की बात की थी, जो बयान दिया था, उसका कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को फायदा मिला और हमने देखा कि अयोध्या से लल्लू सिंह भी चुनाव हारे। इसके अलावा मायावती का जो वोट बैंक था वो धीरे से जो है
इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ और यही वजह रही कि चाहे पीडीए की बात करें या इस कैडर के वोट बैंक की बात करें, धीरे से जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ खिसकता दिखाई दिया और जिसके तहत हमने देखा कि इंडिया गठबंधन की 37 सीटें यानी टोटल 43 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में आई हैं, जबकि दावा किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें वो जीतते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी लगातार जो है मोदी और योगी और तमाम जो लोग हैं बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किए, विकास किया गया है, रोजगार दिया गया है, नौकरी दी गई है, राशन जो फ्री दिया गया है वो लगातार स्कीम जो है आगे भी चल रही है। लेकिन ये जो फैक्टर है वो शायद काम नहीं किया और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने तमाम जो फैक्टर तैयार किए, तमाम रणनीति के तहत जो है जो वो जनसभाएं कर रहे थे, वो सीधे तौर पे जो है जनता के बीच जो है कनेक्टिविटी करने में कामयाब रहे और उसका सीधा आप नतीजा देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने बड़ी जो जीत है वो हासिल की। आप समझिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हार गए, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनको हार का सामना करना पड़ा। तो सीधे तौर पे अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो शायद अखिलेश यादव जो है इस पूरे चुनाव में काफ़ी बड़े स्तर पे जो है उभर करके निकले हैं। राष्ट्रीय लेवल पे अखिलेश यादव की जो पहचान है वो बनी है। इसके अलावा राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी लगातार जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो अपना तैयार किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें भी तमाम चीज़ें बात की गई, जनता को तमाम जो है वादे उनसे किए गए कि 10 किलो जो है राशन दिया जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 किलो राशन दिया जा रहा था। इसके अलावा रोजगार की बात की गई, महिलाओं के लिए 1 लाख पेंशन जो है देने की बात की गई। आपके पास दोबारा लौटेंगे सहयोगी रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए रायबरेली में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। जी बिल्कुल नंदनी, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो है बात की अपनी दादी जो है इंदिरा गांधी या फिर अपने पिताजी, उनके रिकॉर्ड को भी रायबरेली में उन्होंने तोड़ दिया है। लगभग 4 लाख वोटों से राहुल गांधी ने जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं हिसाब से जो अंदेशा था, क्योंकि रायबरेली जो है कांग्रेस से गढ़ रहा है, जो 2019 की अगर बात की जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में एकलौती ऐसी सीट थी जो कांग्रेस की झोली में थी। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है जो विपक्षी अगर बात की तो भाजपा जो पूरी तरह से जोर लगाए हुए थे कि जो ये सीट है ये भी जो है बीजेपी के पाले में आ जाए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से रायबरेली में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, उसी का यह फल है कि राहुल गांधी लगभग 4 लाख वोटों से यहाँ से जीत हासिल किए हैं। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी की दोनों की उन्होंने कमान संभाल रखी थी, तो दोनों सीटें जो है कांग्रेस ने यहाँ पे जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो प्रियंका गांधी पे कंधे पे जो दारोमदार थी उसको रायबरेली की जनता ने पूरी तरह से मत में परिवर्तित करके राहुल गांधी को विजय हासिल कराई है। तो जिस हिसाब से जो एक मैसेज था कि जो पीडीए यानी इंडिया गठबंधन की जो बात की जा रही थी, तो पीडीए के जो वोट बैंक थे वो कहीं खिसकते हुए नजर नहीं आए। खासतौर से रायबरेली में बात की जाए, पिछला दलित अल्पसंख्यक जो लगातार वो जो है वो कांग्रेस के पाले में रहा है रायबरेली अमेठी में, तो इसी का कारण रहा है कि भारी बहुमत से जो है रायबरेली व अमेठी में जो है कांग्रेस की जीत हुई है। तो राहुल गांधी की यह जीत जो है जिस हिसाब से उन्होंने जीत हासिल की है, उन्होंने विपक्ष की अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो है बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को उन्होंने हराया। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में राहुल गांधी की मां के सामने भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार फिर राहुल गांधी के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कई बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि राहुल गांधी ने रायबरेली में 4 लाख से लगभग 4 लाख के मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, कहीं काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने दादी माँ व साथ साथ अपने पिताजी के जो आंकड़े थे उनको भी पार करने का प्रयास जो है काम किया है। जी बिल्कुल, बदायूं से हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, देखिए मुद्दे तो तमाम उठाए गए, लेकिन बदायूं में कौन से मुद्दे हावी होते नजर आए? की अगर बात की जाए तो बड़ा ही रोमांचक यहाँ पे चुनाव हुआ है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के जो चाचा जी है शिवपाल यादव, उनके बेटे आदित्य यादव ने यहाँ चुनाव लड़ा। हालांकि पहले शिवपाल जी का हुआ, उसके बाद आदित्य यादव का हुआ। लगभग अगर बात की जाए तो 5 लाख के आसपास, 5 लाख को क्रॉस करके जो है कहीं ना कहीं आदित्य यादव को मिला। 4,66,000 के आसपास जो है जो ध्रुविजय साख जो सेकंड नंबर पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनको मिला। तो लगातार 3 यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, और आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि श्री यादव यहाँ बाहुल क्षेत्र है जो गुन्नौर को सहसवान को कहा जाता है, तो उसको भेजने के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री यादव है उनको भी लगाया गया था। सॉरी, इसके लिए उसके बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, उनके लिए रोड शो कराया गया और डिप्टी सीएमओ की कहोरा जो लगातार यहाँ पे रहे और मंत्रियों की जब बात की है उनकी पूरी फौज यहाँ पे पड़ी रही, लेकिन वो कोई काम नहीं आई मंत्री।
लगातार आपने देखा होगा कि शिवपाल सिंह यादव के जब जिस तरीके से टिकट का नाम आया था कि शिवपाल सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हुआ था कि शिवपाल सिंह नए आए हैं यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर किले को भेज पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से 2019 में धर्मेंद्र यादव को यहाँ से जो है हार का शिकन देखनी पड़ी थी, उसको चलते हुए आदित्य यादव को यहाँ से विजयी घोषित किया गया और 35,000 जो वोट लिए, बड़ा जिद्दोजहद रही, प्रशासन का भी बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप पे जा रही रहा। भारत समाचार ने बहुत एक्सक्लूसिव सीमाम भाई ने हम लोगों ने बहुत अच्छे से दिखाया था, आप सब दर्शकों ने देखा था कि लगातार पुलिस का भी बहुत प्रताड़ना मिली, बड़ा डंडे चले थे और लगातार वोटरों को रोकने की कोशिश की गई थी, जिस तरीके का आरोप समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए थे। उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विजयी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय का मुद्दा रहता था, बाहरी का मुद्दा रहता था कि अखिलेश यादव अपने परिवार के लोगों को भेज देते हैं और ये स्थानीय उत्तर प्रदेश साक्षी जब बताए के हैं, उनको बताया भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे गए, तो वो भी मुद्दा काम नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं जो विकास की बात थी, धर्मेंद्र यादव ने जो विकास की एक जो बहुत लंबी लकीर खींची थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी। और जो पीडीए की बात की जा रही है, जो पीडीए की चीजें सामने निकल के आई, तो जैसे मेडिकल कॉलेज है, ओवर ब्रिज है और तमाम सड़कों का जो मकड़जाल पूरा धर्मेंद्र यादव ने यहाँ बिछाया था, उसको कहीं ना कहीं उनके भाई आदित्य यादव ने उसको कैश कर लिया। और जो गुन्नौर से जो लीड मिली, तो गुन्नौर नेताजी की जो सिंह यादव थे, उनकी कहीं ना कहीं अभी लीड जो पूरी मिलती थी वो आपके पास दोबारा लौटेंगे सहयोगी रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो देखिए कहां 2019 में 1 सीट और इस बार देखा जाए तो 6 सीट मिली है। एक शानदार कमबैक किया है कांग्रेस ने, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन किया है उससे उसे बेहद ज्यादा फायदा मिला है। जी बिल्कुल अंदर हिसाब से देखा जाए, क्योंकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट, वो भी रायबरेली की थी, लेकिन 2024 के चुनाव में उसके पास 6 सीट यानी 6 जगह से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। तो कहने की कांग्रेस के लिए भी ये शुभ संकेत है, क्योंकि हिसाब से देखा जा रहा था कि कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का जो है यूपी से सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार 6 सीट आना जरूरी है। दर्शाता है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर किस तरह से प्रदर्शन किया है, किस तरह का अच्छा प्रदर्शन रहा है। और खास और सबसे अच्छा अगर प्रदर्शन की बात की तो समाजवादी पार्टी का रहा है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बना दिया है कि जिस हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे वो काफी निराश जरूर कर रहे थे, लेकिन जब कल काउंटिंग शुरू हुई, मतगणना जब शुरू हुई, उसके बाद जब रुझान आना शुरू हुए तो सारे जो एग्जिट पोल थे वो धराशायी हो गए। तो कहीं ना कहीं जो जनता का विश्वास था, जनता के पास जो संविधान का मुद्दा लेके गए राहुल गांधी, उसके बाद पिछले दलित की बात कही थी, साथ साथ रोजगार की बात कही जा रही थी, और उसके बाद जो राशन की बात निकल के आ रही थी, और ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जो है जो जमीनी हकीकत है यानी धरातल तक पहुंच पाए थे, उसी का नतीजा हुआ कि जो है इंडिया गठबंधन कितनी सीटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो है तो चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए चाहे समाजवादी पार्टी की बात की, दोनों की काफी अच्छे प्रदर्शन रहे। वही अगर एनडीए की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन तो जरूर अच्छा रहा है, लेकिन उनके जो सहयोगी दल रहे हैं। बिल्कुल रोहित, हमारे साथ सहयोगी शिव सरोज हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। अमेठी में देखिए शिव, बात की जाए तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को करारी हार मिली है। जी नंदिनी, बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके देखा जाए 2014 में जब अमेठी स्मृति ईरानी आई थी तो लगातार देखा जाए तो क्षेत्र में गए लोगों के बीच मुलाकात करने के बाद ये हुआ कि 2014 के लोकसभा चुनाव में वो यहाँ से चुनाव हार गई थी। लेकिन 2019 में अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी लगातार लोगों के बीच में रही हारने के बाद और चुनाव भी जीता। लेकिन अगर 2024 की लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जिस तरीके से नामांकन के आखिरी दिन यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया जाता है और कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा को उतारा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके पास समय भी कम था, लेकिन जो लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी, ये नाराजगी ही आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा है उनको फायदा मिला। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में किशोरी लाल शर्मा जब अमेठी आते हैं तो उनके लिए समय भी कम होता है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ने का जो संकल्प बनाते हैं मात्र 18 दिनों में, उसी का फल ये है कि करीब 1,67,000 वोटों से स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेठी है, अमेठी लगातार गांधी परिवार का गढ़ रहा करता था। अगर 1967 से बात की जाए अभी तक सिर्फ 3 ही गैर कांग्रेसी यहाँ से सांसद हुए हैं, लेकिन अमेठी के लोगों को यह भी मानना है कि यहाँ पर जो गैर कांग्रेसी सांसद होता है सिर्फ वो एक बार ही होता है और यहाँ से सांसद सिर्फ कांग्रेस का ही होता है। तो कहीं ना कहीं जो 2024 की लड़ाई थी इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या उनके साथ अखिलेश यादव, लगातार देखा जाए तो वो अमेठी में आए और लोगों के बीच पहुंचकर लगातार प्रचार प्रसार किया। और जो आरक्षण का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, राशन का मुद्दा था और जो किसानों के लिए देखा जाए तो छुट्टा जानवरों का मुद्दा था, उसका कहीं ना कहीं जो दलित वोटर थे वो पूरी तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ मुड़ते हुए नजर आए।
जी बिल्कुल, यानी कि मुद्दों के साथ साथ प्रियंका गांधी ने जो जमकर प्रचार प्रसार किया उसका असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही बता दिया, जिस तरीके से प्रियंका के कंधों पर रायबरेली हो या अमेठी है, दोनों की जिम्मेदारियां उनके कंधों पे थी और लगातार वो मात्र 15 दिनों में दोनों ही संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोगं के बीच पहुंची और जो उनके मुद्दे थे और जो जनता की हकीकत थी उसको दोनों के बीच आमने सामने रखा और लगातार सामने सामने प्रियंका गांधी लोगों के बीच पहुंचकर बात करते हुए भी नजर आए, उनकी समस्याओं को भी सुना और गांधी परिवार के द्वारा जो लगातार विकास किए गए थे उनको भी गिनाया और जो 2019 में बीजेपी के द्वारा अमेठी में विकास कार्य किए गए थे या ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो कांग्रेस के द्वारा कंपनियां लाई गई थी अमेठी में उनको बंद कराने का काम बीजेपी की तरफ से पूरा किया गया। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा था कांग्रेस उस पर पूरी तरीके से सफल होती हुई नजर आई। जी अगर देखिए स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो क्या अमेठी में वो जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाई? क्या उन्होंने तो कहा कि वो काम बहुत सारे किए हैं। देखिए नंदनी जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया जिस तरीके से 2014 में जब स्मृति ईरानी अमेठी आई थी तो वो ज्यादा वोटों से यहाँ पे नहीं हारी थी, फिर भी हारने के बाद वो अमेठी में डटी रही, लोगों के बीच सुख दुख में कहा जाए तो वो पहुंचती रही और सांसद बनने के बाद 2019 में भी वो लगातार सबसे ज्यादा अमेठी आई और अमेठी में लोगों के गाँव गाँव तक घरों घरों तक पहुंची, विकास भी किया। लेकिन इस बार जो जनता के मुद्दे थे वो मुद्दे काफी अहम माने जा रहे थे क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे वो आरक्षण को लेकर लोगों के बीच में जा रहे थे। ये लगातार कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आरक्षण पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, उसमें बदलाव कर दिया जाएगा कुछ, जिसको लेकर जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो या इंडिया गठबंधन के साथ जो अखिलेश यादव नेता वो लगातार जो भी जनसभाएं करते थे वहां पर आरक्षण का मुद्दा हो या संविधान का मुद्दा हो लगातार उठाते रहते थे और वहां पर तो कांग्रेस ने जो अपने अपने मुद्दे को प्रचार प्रसार के दौरान लोगों के बीच कहा था कि बेरोजगारी हम हटाएंगे और उसके साथ साथ किसानों की जो समस्या है उसको हम दूर करेंगे, राशन जो है उसको दूना करेंगे। तो इस तरीके से काफी जो मुद्दे थे उस मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच में पहुंचे और जो अमेठी की जनता की अगर बात की जाए या उत्तर प्रदेश की जनता की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बढ़त बनाया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताइए